राकेश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSM स्टडी में। कैसे हैं दोस्तों? पिछली क्लास में हमने गंगा नदी के बारे में एक क्लास ली है, जिसमें मैंने ये बताया कि गंगा नदी बनी कैसे, उसका उद्गम स्रोत क्या है, कौन कौन से प्रयाग हैं, यानी कि कौन कौन से पड़ाव पार करने के बाद वो गंगा नदी बनी है। आज हम उसी गंगा नदी के बारे में कुछ और विशेष बातों को देखेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद यही नहीं, और भी इसके साथ और भी क्लासें आएंगी जो गंगा नदी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे एक एक करके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं गंगा नदी के बारे में। हमने जो पढ़ा था अभी तक कि गंगा जो है, हेडिंग डाल लेते हैं हम, गंगा। ठीक, ये हमारी हेडिंग है गंगा। अब हमने ये देखा था कि गंगा नदी जो है, एक तरफ सतोपथ हिमानी, ठीक, सतोपथ हिमानी का ग्लेशियर है ये, हिमानी का ग्लेशियर है। तो एक तरफ से विष्णु गंगा, एक तरफ से धौली गंगा आती है। यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है। नाम बदलने के बाद इसका नाम विष्णु प्रयाग हो जाता है। विष्णु प्रयाग के बाद ये आगे बढ़ती है नदी, और बढ़ने के बाद इसमें जो है वो मिलती है, इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है। उसके बाद इसका नाम नंद प्रयाग हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें पिंडार नदी मिलती है तो इसका नाम कर्ण प्रयाग हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें आगे चलकर मंदाकिनी नदी मिलती है तो इसका नाम रुद्र प्रयाग हो जाता है। और उसके बाद इधर से भागीरथी नदी आती है, और भागीरथी नदी में उससे पहले ही एक भिलांगना नदी मिलती है जो जहाँ मिलती है उसके समीप ही एक टिहरी बांध बनाया गया है। और उसके बाद वो नदी आगे बढ़ती है और जहाँ संगम होता है उसका नाम देव प्रयाग रखा गया है। इस बात को मैंने आपको पहले पिछली वाली वीडियो में आपको दिखा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था। अब हम इस चीज को छोड़ के अब बढ़ते हैं आगे कि ये तो हमारी हो गई पुरानी बात। आप पिछली वीडियो में इसको विस्तार से देख के समझ सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो अब आगे जो है तो गंगा नदी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो गंगा नदी की सबसे पहली बात आती है कि इसकी लंबाई है कितनी। गंगा नदी की लंबाई है कितनी? तो गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर हम इसको हम मील में देखें कि कितने मील है तो वो है 1569 मील। कितनी? 1569 मील। अब ये नदी क्या है कि भारत से लेके ये बांग्लादेश तक जाती है नदी। तो जब ये जो लंबाई है इसकी, ये जो 2525 किलोमीटर ये जो लंबाई है, ये है कहां से? ये है अपनी भारत से लेके बांग्लादेश तक। बांग्लादेश तक की लंबाई है ये। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत के अंदर जो इसकी लंबाई है वो है 2071 किलोमीटर। कितनी? 2071 किलोमीटर। ठीक, कहां से निकलती है? उत्तराखंड में सतोपथ हिमानी है, जो ग्लेशियर है उत्तराखंड का, वहां से ये नदी निकलती है और कहाँ गिरती है?
बंगाल की खाड़ी तक। कहां तक जाती है? बंगाल की खाड़ी तक। तो कहां से निकलती है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय से निकलती है ये, और कहां तक जाती है? बंगाल की खाड़ी तक। कहां तक जाती है? बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी तक जाती है, ठीक। और इसकी जो लंबाई है यहां से वहां तक 2525 किलोमीटर, ठीक। अब क्या है, उत्तराखंड में, ये तो समझ गए। और एक बात, उत्तराखंड में जब एक नदी निकलती है, तो उत्तराखंड में जब ये भागीरथी नदी इधर से आती है, तो उत्तराखंड में इस भागीरथी को ही गंगा बोलते हैं, ठीक। इसको ही गंगा बोलते हैं। लेकिन अपनी जो लंबाई है इसकी, उत्तराखंड से शुरू हुई, तो उत्तराखंड से होते हुए ये जो नदी है, उत्तराखंड से होते हुए ये आती है ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर कानपुर, बनारस, ऐसे होते हुए ये आगे बढ़ती है पटना, बक्सर, होते हुए ये सीधी जाती है बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, ठीक। तो ये इसका रास्ता है। इसमें बीच में कई सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे यमुना मिलेगी इसमें, सबसे बड़ी नदी यमुना मिलेगी इसमें, सोन, ठीक। इस तरीके से इसमें नदियां मिलती है। तो बाएं तरफ से जो इसकी नदी मिलती है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि बाएं नदी में जो मिलती है वो मिलती है करनाली, महाकाली, गंडक, कोसी, घाघरा और दामोदर नदी। लेकिन अगर हम दाईं तरफ से देखें तो दाईं तरफ से हमें मिलता है यमुना, चंबल, महानंदा और सोन नदी, ठीक। ये हमारी मुख्य नदियां हैं। अब हम इतनी बातें समझ गए, अब इसको मिटाते हैं। अब क्या है कि बात अब ये है कि अगर हम इससे पूछा जाए कि हमारी जो ये गंगा नदी है, ये कितने क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। ये गंगा नदी जो है, ये कितने क्षेत्र को, कितने वर्ग किलोमीटर के एरिया को ये उपजाऊ बनाती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको ये लिखना है, ये अपनी सहायक नदियों के साथ, कैसे? सहायक नदियों के साथ, सहायक नदियों के साथ कितना बड़ा क्षेत्र ये उपजाऊ बनाती है? लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। कौन बनाती है? गंगा नदी। कौन बनाती है? गंगा नदी। और भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा कहाँ है? अब अगला क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा कहाँ है? ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा कहाँ?
भागलपुर, कहाँ, भागलपुर से निकलती है ये, और भागलपुर से होते हुए कटिहार जिले में प्रवेश करती है। कहाँ? भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा भागलपुर से होकर निकलती है और कटिहार जिले में प्रवेश करती है। ठीक। भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा, कौन सी गंगा? उत्तरायण गंगा कहां से निकलती है? भागलपुर से निकलती है और कटिहार जिले में प्रवेश करती है। ठीक। सहायक नदियों के साथ लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर को उपजाऊ बनाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक। अब क्या है कि ये जो उत्तरायण गंगा है, इसका संगम कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम कहाँ है? यहां पर डालते हैं, भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम, भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम कहाँ है? त्रिमोहिनी संगम है। क्या है? त्रिमोहिनी संगम है। कौन सा? त्रिमोहिनी संगम है। कौन सा संगम है? त्रिमोहिनी संगम है। किसका? भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का। ठीक। उसके बाद एक विशेष बात जो है कि आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, उनके हाथों उनकी मृत्यु हुई। ठीक। उनका दाह संस्कार किया गया। उसके जो कलश थे, 12 कलश थे, अस्थि के 12 कलश बनाए गए थे। उस 12 कलश में इसमें क्या था कि इसके जितने भी घाट थे, 12 घाटों में उसको विसर्जित करना था। ठीक। तो उन 12 घाटों में एक घाट त्रिमोहिनी संगम भी था। क्या? ठीक। इसको लिख दे। ऊपर वाला समझ गए? सहायक नदियों के साथ लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये उपजाऊ बनाती है। ठीक। अभी क्या बात चल रही है? हमारी बात ये चल रही है कि 12 जो कलश हैं, ठीक, कब? 12 फरवरी 1948 को। ठीक। 48 को महात्मा गांधी के अस्थि कलश को महात्मा गांधी के अस्थि कलश को जिन
12 जगहों पर विसर्जित किया गया उनमें से एक त्रिमोहिनी संगम था। उनमें से एक त्रिमोहिनी संगम था। ठीक। भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा भागलपुर से निकलकर कटिहार जिले में प्रवेश करती है। ठीक। दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम कहाँ है? त्रिमोहिनी संगम। ठीक। जैसे गंगा यमुना का संगम कहाँ है? प्रयागराज में। वैसे ही यहाँ पर सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम कहाँ है? त्रिमोहिनी संगम। ठीक। उसके बाद अब हम इसके थोड़े से सांस्कृतिक सामाजिक बातों पर देखते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ठीक, समझ गए? ये 12 जगहों पर विसर्जित किया, उनमें से एक त्रिमोहिनी संगम था। ठीक, इसलिए इसका भी महत्व है। अब हम आगे देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से और धार्मिक स्थिति से भी इस नदी का बहुत महत्व है। हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि गंगा जल ले आओ। कोई पूजा करवाओगे उसमें भी सबसे पहले पंडित क्या बोलेगा? गंगा जल है, गंगा जल लेके आइए, बोलते हैं ना, क्योंकि गंगा जल जो है एक पवित्र नदी है। ठीक। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी धनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। क्या? सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। ठीक। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का मैदान क्या? अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण जाना जाता है। ठीक। किस लिए जाना जाता है? सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण जाना जाता है। अगली बात, इस नदी की अगर गहराई की बात की जाए,
इस नदी की अगर गहराई की बात की जाए, क्या गहराई, तो इस नदी की गहराई कितनी होगी? इस नदी की अगर गहराई की बात करें तो क्या है, 100 फुट। 100 फुट। अगर हम मीटर में बात करें तो कितनी होगी, 31 मीटर। कितनी होगी, 31 मीटर। अब क्या है कि ये इतनी गहराई वाली नदी है और भारत में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। क्या, सबसे पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसको हम इसकी हम पूजा करते हैं। अगर नॉर्मली बोला जाए तो हम इस नदी की पूजा करते हैं। इसको, नदी को क्या बोलते हैं, माँ। क्या बोलते हैं, माँ। क्योंकि हमारे देश में, और दूसरी बात क्या बोलते हैं, देवी। ठीक, हमारे देश में इसको माँ और देवी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे देश में जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार जिससे भी मनुष्य जाति का भला होता है उसे हम देवता के रूप में जानते हैं। या स्त्री होगी तो देवी और पुरुष होगा तो देवता। ठीक, तो इसी कारण हमने जितनी भी नदियां हैं लगभग उसको माँ कहा। पर्वतों को, उसको हमने पुरुष में संज्ञा दी, उसको देव कहा। ठीक, यहां तक कि हम वृक्षों को भी, उसमें भी देव देखते हैं। धरती को माता कहा। ठीक, आकाश को पिता कहा, अग्नि, जल, वायु, पवन, सबको हमने देवता कहा। इसी कारण धार्मिक मान्यता के अनुसार इसको माँ या देवी के रूप में संबोधित करते हैं। गंगा माँ, गंगा देवी। ठीक, इसकी गहराई कितनी है, 100 फुट। अगर इसे मीटर में देखा जाए तो 31 मीटर। और ये क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक, और क्या है, भारतीय पुराण और साहित्य में, क्योंकि गंगा की बात आज से तो हो नहीं रही, हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। ठीक, वेदों में इसका जिक्र है। ठीक, साहित्यों में इसका जिक्र है, और हमारे देश में नहीं, विदेशी साहित्य में भी इसका जिक्र है। तो इसलिए कि भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक, मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिए। एक बार और बोल देता हूं कि भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित, यानी पूजा करने के योग्य, गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। किसके बारे में, गंगा के बारे में। तो किसमें, पुराण में और साहित्य में। पुराण में, साहित्य में, और विदेशी साहित्य में भी। विदेशी साहित्य में भी क्या हुआ है, भावपूर्ण प्रशंसा की गई है। किसकी,
गंगा की, गंगा नदी की। ठीक, तो ये बात समझ गए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और कौन कौन सी बात इसमें कही गई है। और गंगा नदी के बारे में जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ कौन कौन सी चीजें, मतलब कौन कौन सी नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां भी है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए। पुराण में, साहित्य में, विदेशी साहित्य में भी भावपूर्ण प्रशंसा की गई है किसकी? गंगा नदी की। गहराई 100 फुट, अगर हम उसे मीटर में देखें तो 31 मीटर, और सबसे पवित्र नदी का दर्जा इसको प्राप्त है। ठीक, और सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण जाना जाता है। अब हम, वैसे मैंने बता दिया है, अभी वीडियो शुरू जब मैंने किया था, जब शुरू में, तभी मैंने बताया था इसके बाईं तरफ दाईं तरफ कौन कौन सी नदियां हैं, जिसमें अगर हम इसमें बाईं तरफ से देखें तो बाईं तरफ से इसमें करनाली नदी, महाकाली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, दामोदर नदी। अगर हम इसकी दाईं तरफ से देखें तो चंबल नदी, यमुना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी। ठीक, ये इसके दाहिने तरफ से। अब हम बात ये करते हैं कि ये जो गंगा नदी है, नदी में क्या होता है? पानी। पानी में क्या मिलेगा? मछली मिलेगी, सांप मिलेंगे। तो क्या है, गंगा नदी में क्या है? मछलियों व सांपों की, सर्प भी कर सकते हो आप, सर्पों की भी कर सकते हो, सांपों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। किसकी? मछलियों और सांपों की क्या पाई जाती है? अनेक प्रजातियां पाई जाती है इसमें। दूसरी बात कि मीठे पानी वाली, ठीक, या मीठे पानी वाले दुर्लभ प्रजाति के डॉल्फिन भी कहां पाए जाते हैं? गंगा में पाए जाते हैं। क्या? मीठे पानी वाले दुर्लभ प्रजाति के डॉल्फिन भी इस नदी में पाए जाते हैं। गंगा नदी में मछलियों और सांपों की अनेक प्रजातियां हैं। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है? मीठे पानी वाले दुर्लभ प्रजाति के डॉल्फिन पाए जाते हैं। कौन से? दुर्लभ प्रजाति के, और कौन से? मीठे पानी वाले। ठीक, ये पाए जाते हैं। और वहां के लोकल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो इस डॉल्फिन को सोंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोंस। इसको सोंस कहा जाता है। ठीक,
अब हम इसके थोड़े से उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि गंगा नदी क्या काम करती है। गंगा नदी क्या काम करती है? तो क्या काम करती है ये? कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें? कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों व उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? गंगा नदी का। किसमें? कृषि, खेतीबाड़ी में, पर्यटन, घूमने फिरने में, साहसिक खेलों जैसे कि उसमें कोई प्रतियोगिता हो गई तैरने वाली, कोई ऐसे काम जो नदियों में ही संभव है तो वो साहसिक खेलों, और उद्योगों में जितने भी फैक्ट्री हैं बड़े बड़े उसमें पानी की जरूरत है तो बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे बिजली बनानी है तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ से लाएगी? ट्यूबवेल तो खोदेंगे नहीं, कुएं से काम चलेगा नहीं, और सरकारी नल जो टूटियां लगती है उससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ये नदियां काम आती है उसमें। ठीक। सिंचाई में अगर हम ट्यूबवेल चला चला के पानी दे तो भी हमें उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन अगर एक नहर हो, बड़ी नदी में से एक नहर खोद दी जाए जैसे पहले किया करते थे तो उसमें हमेशा पानी रहेगा, खर्चा एक बार और काम हमेशा के लिए। ठीक। तो वो सुविधाजनक होता था। तो इसलिए ये जो हमारी नदियां हैं इसीलिए इसको माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि नदियां हर किसी का हर चीज में भरण पोषण करती है। खेत में फसल लगानी है तो भी पानी चाहिए, आदमी को खाना खाना है तो भी पानी चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, खाना बनाना है तो पानी चाहिए, उद्योग, फैक्ट्री, धंधा कुछ भी लगाना है तो उसमें पानी जरूर चाहिए। बिना पानी के काम चलेगा नहीं। इसलिए पानी की जरूरत हर समय है। नहाना धोना जो कुछ भी करना है तब भी पानी चाहिए। बताइए। तो पानी की आवश्यकता इतनी ज्यादा है, इसलिए इसको माँ का दर्जा दिया गया, एक देवता का दर्जा दिया गया, एक देवी का दर्जा दिया गया। ठीक। ताकि इसको कोई बर्बाद ना करे। उसके बाद ये क्या करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी की आवश्यकता हर समय है, तो क्या करती है ये? तटों या किनारे पर बसे शहरों को जलापूर्ति यानी पानी की पूर्ति करती है। क्या करती है? पानी की पूर्ति करती है। कौन? गंगा नदी। ठीक। जो इस जितने भी शहर बसे हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हैं, क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। इसलिए और ये जो नदियां होती है ये होती है मीठे पानी की ज्यादातर, क्योंकि ये तो पहाड़ों से निकलते हैं और पहाड़ों से निकलने वाली नदियां अधिकतर मीठे पानी की होती है। खासकर भारत में तो मीठे पानी की ही है लगभग। ठीक। तो इसलिए
जितने भी शहर बसे हैं सबके सब किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसे हैं, चाहे भारत की बात करें या किसी भी विश्व में किसी भी देश की बात करें, वहां जितने भी शहर बसाए गए हैं वो किसी न किसी नदी तालाब के किनारे ही बसाए गए हैं। ठीक, तो वहां पर सबसे बड़ी मात्रा में ये जलापूर्ति करती है नदियां। उसके बाद जैसा कि हमारे देश में गंगा को माता का दर्जा दिया गया है, देवता तुल्य माना गया है नदियों को, तो जब देवता तुल्य माना गया है नदियों को, तो इसका कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व होगा, और जब धार्मिक महत्व होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो उसके बारे में बताया जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा, और कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होगा, क्योंकि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक, हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो क्या है कि इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंग है। क्या इसके तट पर विकसित इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ, अभी मैं समझाता हूं इसको। धार्मिक स्थल व तीर्थ क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं। ठीक, और कैसे अंग हैं? एक मिनट, के कैसे हैं? विशेष अंग हैं। कैसे हैं? विशेष अंग है ये। अब ये बताइए, आदमी पूर्णमासी हो, एकादशी हो, सावन का महीना चल रहा है अभी, कई लोग कांवड़ ले लेके जल उठाने गए। कहां से? हरिद्वार से। हरिद्वार से ही क्यों उठाया? हरिद्वार से ही क्यों उठाया? क्योंकि एक वो तीर्थ स्थल बन गया है। क्योंकि गंगा के किनारे, गंगा नदी अगर हमारी चल रही है तो गंगा के किनारे हर जगह को एक पवित्र स्थल के रूप में नहीं मानते, क्योंकि हर जगह तो एक तो ये नदी की तरह माना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर बना दिया घाट, ठीक, यहाँ लिख दिया हमने प्रयागराज, ठीक, यहाँ पर एक घाट बना दिया, ये हो गया हमारा हरिद्वार, ठीक, यहाँ पर और थोड़ा ऋषिकेश, तो क्या है कि ये जो स्थल हैं, ये जो घाट बनाए गए हैं यहाँ पर, इसका एक विशेष महत्व है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होना है तो इसी घाटों पर आकर ही होगा। अगर इस घाट से अलग हटके तो सब जगह तो इतनी साफ सफाई सब कुछ नहीं हो सकता, इतनी जगह उपलब्ध नहीं हो सकती कि उसके नदी के बगल में पूरी जगह साफ सुथरी जगह उपलब्ध हो जाए। उसके बाद जगह मान लो उपलब्ध हो भी गई तो आपको सामान नहीं मिलेगा, व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो ये जो व्यवस्था है
वो क्या है कि एक राज्य जो होता है इन स्थलों को, क्योंकि ये अब धर्म से जुड़ गए, ये जो है ये धर्म से जुड़ गए, तो जब ये धर्म से जुड़ गए तो ये बन गए धार्मिक स्थल। ठीक, जैसे अब जब ऊपर पढ़ाया था मैंने कि जब धौली गंगा और विष्णु गंगा वहां से निकलती है, तो सबसे पहले जब धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है, जब वहां दोनों मिलते हैं तो दोनों का जहां संगम होता है उसका नाम रखा गया विष्णु प्रयाग। जब विष्णु प्रयाग रखा गया तो वहां पर एक तीर्थ स्थान मान लिया गया, उसको एक तीर्थ स्थान बना दिया। वहां पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, उस संगम में नहाते हैं, उसका एक धार्मिक महत्व हो गया वहां पर कि वो कौन सा स्थान है, वो तीर्थ स्थान है कौन सा, कृष्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये सारे के सारे जितने प्रयाग हैं ये एक धार्मिक स्थल बन गए। इस बस वही बात इनमें भी वही चीज है कि जब यहाँ पर एक ये विशेष अंग हो गया व्यवस्था का हमारा, ये जितने भी घाट है, अब जिस किसी घाट में सरकार के द्वारा या वहां की जनता के द्वारा एक विशेष महत्व दिया गया, जिस घाट को एक वहां पर एक सुविधा दी गई, तो उस सामाजिक व्यवस्था का एक विशेष अंग मान लिया गया इसको। ठीक, समझ गए? इसलिए ये धार्मिक स्थल बन गए, तीर्थ बन गए। अब यहां से लोग कहते हैं हम तीर्थ करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ। कहाँ जा रहे हैं? रामेश्वरम। क्यों जा रहे हैं? भाई तीर्थ स्थान है तभी तो जा रहे हैं, तीर्थ स्थल है तभी तो जा रहे हैं। एक मान्यता है उसके बारे में, उनके दिमाग में एक मान्यता है कि इसमें जाना है, इस जगह पे जाना है और इसको देखना है, जहां पर जाके हमें पूजा करनी है, अर्चना करनी है। ये एक माइंड सेट हो गया कि वो एक धार्मिक स्थल। तो इसीलिए बस इसी माइंड सेट के साथ जब सरकार काम करती है और लोग काम करते हैं, समाज काम करता है उस जगह के लिए, तो वो बन जाता है तीर्थ स्थल। ठीक, और ये जब तीर्थ स्थल बन जाता है तो ये क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर कायम हो जाती है। और जब ये सामाजिक व्यवस्था कायम हो जाती है तो ये एक समाज का बहुत बड़ा अंग बन जाता है, ये तीर्थ स्थल। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं कि ये जो नदी निकलती है हमारी, ये जो नदी निकलती है, अब ये हमारी नदी निकली। ठीक, ये हमारी नदी निकली। अब क्या हुआ, इसमें एक पुल बना दिया गया। ये क्या बना दिया गया? पुल बना दिया गया। यहां पर हमारी बांध बना दिए गए। क्या बना दिए गए? बांध बना दिया गया यहां पर। उसके बाद जब ये बांध बना दिया गया तो यहां पर एक परियोजना चला दी गई बिजली की। बिजली निर्माण। ठीक, ये परियोजना चला दी गई यहां पर। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ये हमारा डैम बना दिया गया। ये हमारा क्या है? बांध यानी डैम। ठीक, तब ये बताइए, ये पुल बना तो पुल किस लिए होता है? पुल किस लिए होता है भाई? यहाँ के लोग इस तरफ आ जाए, हाँ? इस तरफ आ जाए और इधर के लोग उस तरफ चले जाए,
कोई फसल कटी, कोई गाड़ी है, ट्रेन है, कुछ भी है, नदी के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए पुल का निर्माण किया जाता है। ठीक। बांध का निर्माण जल को संग्रह करने के लिए, भविष्य में उसकी कमी को पूरा करने के लिए बांध बनाया जाता है। और बांध से जब पानी को छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है कि कृषि में उसका फायदा होता है कि 12 मास जल की आपूर्ति होती रहती है। जो शहरों में जो पानी जाता है उसकी भी आपूर्ति होती है। और जब यहाँ पर हमने बिजली घर बना दिया, मतलब बिजली संयंत्र लगा दिया, तो ये यहाँ से बिजली का निर्माण भी होगा, यानी शहरों को बिजली भी प्राप्त होगी। तो क्या हुआ, इस पुल से क्या हुआ, आवागमन मार्ग बना इसमें। ठीक। इस डैम से क्या हुआ, कृषि को फायदा हुआ। ठीक। दूसरी चीज, शहरों में जलापूर्ति हुई। ठीक। और यहां से क्या हुआ, बिजली निर्माण हुआ। तो क्या मिला, एक आवागमन का मार्ग मिला, किससे, पुल से। बांध से हमें क्या मिला, पानी संग्रह। यहां पर क्या हुआ, ये जल संग्रह हो गया हमारा। ठीक। जल संग्रह हो गया। ये जो है ये हमारी परियोजना चल रही है। यहां पर ये क्या है, परियोजना है। कैसी, बिजली बनाने की परियोजना। तो ये सारी परियोजना जो है, तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो पुल बने हैं, बांध बने हैं, ठीक, और ये जो नदी परियोजनाएं जो हैं, ये जो नदी परियोजनाएं जो बनी है, जो डैम बनाकर ये जो बिजली आपूर्ति की जा रही है, इससे बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा होता है, जरूरतों को पूरा किया जाता है इससे। ठीक, समझ गए ये बात। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो गंगा नदी है, इसका जो जल है, इसका जो जल है वो आप कभी भी देखेंगे बिल्कुल स्वच्छ मिलेगा। कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा इसमें, कोई जीवाणु नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इस नदी के जल में किस प्रकार का जीवाणु, इस नदी के जल में किस प्रकार का विषाणु होता है? वो होता है बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरिया तो सुना होगा ना, वही है। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है। कौन सा? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु। बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है। अब ये क्या करता है कि जो जीवाणु और अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, इसको ये खत्म कर देता है। क्या? हानिकारक जीवाणु या विषाणु को
नष्ट कर देता है। किसको? हानिकारक जीवाणु और हानिकारक विषाणु को। ठीक, और साथ में एक और लिख लीजिए इसमें, जीवाणु, विषाणु, और यहां पर ऐड कर लीजिए क्या? हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनको भी ये नष्ट कर देता है। जब ये हानिकारक जितनी भी चीजें हैं इनको भी नष्ट कर देता है तो जल तो ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाएगा। जल तो ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाएगा ना। तो यही काम इस नदी के जल में कौन करता है? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु। ठीक, अब क्या है कि इस नदी को इतना पवित्र मानते हैं। धार्मिक स्थिति में भी या धार्मिक स्थलों में भी ये बहुत मान्यता है इसकी। इसके प्रति लोगों की श्रद्धा भी बहुत है। और क्या है, इसकी जो अनुपम शुद्धिकरण क्षमता जो है और सामाजिक श्रद्धा है, फिर इस इतने सबके होते हुए भी ये नदी गंदी पे, इस नदी में लोग गंदगी बहा देते हैं और ये नदी प्रदूषित हो गई है। हो गई ना। नदी हो गई किस? हो गई अनुपम शुद्धिकरण और सामाजिक, नदी प्रदूषित हो गई अनुपम शुद्धिकरण और सामाजिक श्रद्धा के होते हुए। किसके? होने के बावजूद जब ये नदी प्रदूषित हो गई तो क्या करा? सरकार ने एक सफाई अभियान चलाया, गंगा सफाई अभियान, जिसका नाम रखा गया, लिख लेते हैं, सफाई परियोजना चलाई गई। सफाई परियोजना चलाई गई और इस सफाई परियोजना का नाम रखा गया नमामि गंगे योजना। क्या? नमामि गंगे योजना, इसका नाम रखा गया नमामि गंगे योजना। और इसी क्रम में, इसी सफाई शुद्धिकरण के क्रम में नवंबर 2008 में, कब? नवंबर 2008 में इसे भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। कब कर दिया?
2008 में। कब? नवंबर 2008 में। इसको क्या करा भारत सरकार ने? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। ठीक। अभियान कौन सा चलाया था? नमामि गंगे योजना। उसके बाद क्या हुआ कि प्रयाग, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज से लेकर हल्दिया कहां पड़ता है हमारा? ये हल्दिया हमारा पड़ता है बंगाल में। ठीक। हल्दिया पड़ता है हमारा बंगाल में। तो क्या हुआ कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच 1620 कितना? 1620 किलोमीटर का क्या है ये? जलमार्ग। और ये किसका है? गंगा नदी का। किसका है? क्योंकि प्रयागराज में कौन सी नदी है? गंगा नदी। हल्दिया में कौन सी जाती है? बंगाल में कौन सी नदी जाती है? तो अपनी ये गंगा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है ना। जब ये बंगाली खाड़ी में गिरती है तो इस नदी को, मतलब जो अपना ये गंगा जलमार्ग था, गंगा नदी जलमार्ग, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। क्या? ये जो है गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। किसने कर दिया? भारत सरकार ने। किसने कर दिया? भारत सरकार ने। और ये कब की है? ये है 2008 में। कब किया गया? नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। और इसका जो ये प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जो जलमार्ग था 1620 किलोमीटर का, इसको गंगा नदी जलमार्ग के बजाय, मतलब उसकी जगह पर इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गंगा नदी जलमार्ग के स्थान पर। ठीक। और गंगा नदी का जो जल है वो सबसे उत्तम माना जाता है। गंगा नदी का जो जल है वो सबसे उत्तम माना जाता है। और इसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है, इसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है गंगेटिक डॉल्फिन। जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन इसका नाम है, जो इस नदी में पाई जाती है, गंगा में, और जिसे भारत सरकार ने 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता दी। 2009 में भारत सरकार ने इसे जलीय जीव के रूप में मान्यता दी। किसको दी? गंगेटिक डॉल्फिन को। और आम बोलचाल की भाषा में इसको सोंस भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, सोंस। आप बिहार की तरफ जाएंगे कभी तो वहां पर आपको डॉल्फिन ना बोल के आम बोलचाल के जो ग्रामीण लोग होंगे वो आपको सोंस ही बोलेंगे। ठीक, तो ये थी हमारी गंगा के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको देना बहुत जरूरी था। गंगा के बारे में और भी जो फैक्ट हैं कि गंगा नदी तंत्र में गंगा में कौन कौन सी नदियां कहाँ से आके मिलती है, उन नदियों का उद्गम कहाँ से, उद्गम स्थल कहाँ है और किस स्थान पे मिलती है, ये बात भी अभी बतानी है। ठीक, उसके किनारों पर बसे शहरों के नाम भी बताने हैं। अभी इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट है, उसके मैदानों के बारे में भी बताना है। तो धीरे धीरे करके गंगा के बारे में एक तरफ से सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। इसके बाद गंगा के बारे में आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन इसमें कवर करते जाऊंगा मैं, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यह आपका चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे ही उत्साहित होकर आप लोगों के लिए नए नए नॉलेज के साथ, पूरी उमंग के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, जो पढ़ने में रुचि तो रखते हैं लेकिन सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है। आप उस तक ये क्लास जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें, सक्सेस हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।